हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो यूकेपीएससी का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इस पर पहले भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स मैंने अपलोड किए हैं जो आप लोगों ने देखे भी होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। आई बटन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब जो नई सीरीज़ मैं आप लोग की चला रही थी उसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोग को दे रही थी वीडियोस, जिससे कि आसानी से आपकी तैयारी हो जाए कंप्लीट। तो यहाँ पर आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चल रहा था, जिस पर 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी। इनकम टैक्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिलेटेड सारी तैयारी आसानी से हो जाएगी। वहाँ पर भी मैं चैप्टर वाइज आप लोग को पढ़ा रही हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी भी जितने सब्जेक्ट हैं उसकी भी वीडियोस आपको मैं चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर अलग अलग मिल जाएंगी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए इसको शुरू करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो कुछ चैप्टर्स बचे हुए थे उसको भी हम कवर कर लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करना है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमांत लागत विधि में उत्पाद लागत का अर्थ है। ऑर्डर्ड कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स केवल मूल लागत, प्राइम कॉस्ट ओनली, मूल लागत प्लस परिवर्तनशील उपरिव्यय, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, मूल लागत प्लस अर्धपरिवर्तनशील उपरिव्यय, प्राइम कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, मूल लागत प्लस स्थिर लागत, प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, या उसमें जो उत्पादन लागत निकालते हैं हम, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं कि केवल जो है प्राइम कॉस्ट ही हो जाएगी। प्राइम कॉस्ट में साथ में उसके वेरिएबल ओवरहेड्स भी आपको जोड़ते हैं, या अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय जोड़ते हैं, या फिर मूल लागत में स्थिर लागत। तो आपको पता ही होगा कि मूल लागत जो होती है, प्राइम कॉस्ट जो होती है, उसमें कौन सी 3 चीज़ें ऐड होती हैं। एक हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है डायरेक्ट लेबर और तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि जो भी डायरेक्ट चीज़ें होती हैं किसी भी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्ट उसमें यूज़ हुई हैं, उसको हम सबको किस में डालते हैं, प्राइम कॉस्ट में डाल देते हैं। उसके बाद उसमें क्या ऐड हो जाता है, हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स। इन दोनों को ऐड करके क्या निकल आती है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आती है मार्जिनल कॉस्टिंग में। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि लागत का अर्थ है। पीरियड कॉस्ट मीन्स मूल लागत, प्राइम कॉस्ट, स्थिर लागत, फिक्स कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, कुल लागत, टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो अवधि लागत होती है वो क्या होती है या उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो स्थिर लागतें होती हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, उसको ही हम अवधि लागत भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर डैश के व्यवहार से संबंधित है। एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डैश, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो सीमांत लागत विधि होती है और जो अवशोषण लागत विधि होती है, तो उन दोनों के बीच में कौन सी चीज़ होती है, या कौन सा एक्सपेंस होते हैं, या कॉस्ट होती है, या ओवरहेड्स होते हैं, जिसकी वजह से दोनों के व्यवहार में क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो वो हो जाते हैं स्थिर उपरिव्यय। जो स्थिर उपरिव्यय होते हैं उनके किस तरह से उनको शामिल किया जा रहा है, उसमें इंक्लूड किया जा रहा है, उसी पर डिपेंड हो जाता है कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग है या फिर वो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग यानी कि अवशोषण लागत विधि है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद बिंदु वह है जहाँ बीईपी इज दैट वेयर निम्नतम लाभ होता है, देयर इज ए मिनिमम प्रॉफिट, निम्नतम हानि होती है, देयर इज ए मिनिमम लॉस, अधिकतम लाभ होता है, देयर इज ए मैक्सिमम प्रॉफिट, ना लाभ होता है ना हानि, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो क्वेश्चन आपको बताना है जो बीईपी होता है, जैसे कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना तो प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। अगर वहाँ पर हम जो है सेल कर रहे होते हैं तो हमने जितनी भी कॉस्ट आई उतनी ही हमारी सेल भी हो जाती है, कोई प्रॉफिट नहीं होता ना ही कोई लॉस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है तो क्या होगा, तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर बीईपी इज द पॉइंट एट विच कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ना लाभ होता है ना हानि, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि कहाँ पर सम विच्छेद बिंदु होता है, बीईपी पॉइंट जो होता है वो कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट कह रहा है कि कुल आगम कुल लागत के बराबर होती, करेक्ट है, जितना रेवेन्यू होगा उतनी ही कॉस्ट भी होगी। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा कि जो कंट्रीब्यूशन होता है और जो टोटल कॉस्ट होती है दोनों सेम होती है। उसके बाद न लाभ होता है ना हानि, ये भी सही हो जाएगा, नहीं लाभ होता है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि कोई प्रॉफिट नहीं होता ना ही कोई लॉस होता, तो तीनों ही पॉइंट क्या है, सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सम विच्छेद बिंदु रुपए में बीपी इन रुपीज़। यहाँ पर आपको क्या बताना है, जो बीपी रुपीज़ में हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला बताना है। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100, पीवी रेशियो अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर जो सम विच्छेद बिंदु है रुपीज़ में जब हम निकाल रहे होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, जो रेशो एनालिसिस चैप्टर है और जो ये वाला चैप्टर है दोनों ही चैप्टर्स के फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस बीपी। यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको एमओएस जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसकी आपको फार्मूला बताना है। ये फार्मूला उसका करेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट फार्मूला होगा वो हो जाएगा सेल्स माइनस बीपी। यानी कि जो हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ना लाभ हो रहा है ना हानि, उससे ऊपर जितनी भी हमारी सेल हो रही है, तो जब हम उसको सेल में से उस बीपी पॉइंट को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आती है हमारी सुरक्षा की सीमा, यहाँ तक हम सुरक्षित हैं। इसके अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हमको ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम विच्छेद बिंदु इकाइयों में ज्ञात करने के लिए कुल स्थायी लागत को डैश से विभाजित किया जाता है। टू ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर डिवाइडेड बाय। यहाँ पर आपको बताना है कि एक तरह समझ लीजिए कि जो बीपीओ का है नहीं, जो यूनिट्स का फॉर्मूला है वो आपको बस याद होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे कि ऊपर आप फिक्स्ड कॉस्ट रखते हैं तो अपॉन में क्या चीज आती है, आपको ये बताना है। प्रति इकाई प्रगतिशील लागत वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, प्रति इकाई स्थायी लागत फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, पीवी रेशियो, प्रति इकाई अंशदान कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशियो इज इक्वल टू, जो पीवी रेशियो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है ये आपको बताना है। एस माइनस वी अपॉन एस, एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, नन ऑफ दीज। तो जो पीवी रेशियो निकाला जाता है किन दो चीज़ों से निकाला जाता है, तो उसमें आपका फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन एस इंटू 100। कंट्रीब्यूशन ऊपर रखा जाता है, नीचे एक सेल आ जाती है इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ डायरेक्ट तो दिया नहीं गया है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, जब सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आता है। यानी कंट्रीब्यूशन में कौन सी दो चीज़ें ऐड होंगी, ऐड हो जाता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये दो चीज़ें ऐड होती हैं कंट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पर एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100 ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर लागत में वृद्धि का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बीएपी बाय द इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें वृद्धि कर दी जाए, वो बढ़ा दी जाए, तो जो बीईपी पॉइंट होगा उस पर क्या इफेक्ट इसका पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि सम विच्छेद बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करके तो निकालते थे यहाँ पर हम। तो अगर हमने स्थिर लागत को बढ़ा देंगे तो हमारा सम विच्छेद बिंदु भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारदर्शी लागत में कमी का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी, डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दिस। तो अगर हम यहाँ पर पहले के क्वेश्चन में क्या था, स्थिर लागत को बढ़ाया था, यहाँ पर परिवर्तनशील लागत में कमी की जा रही है। ध्यान रखिएगा कि कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में जो सम विच्छेद बिंदु होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। स्थिर लागत के बढ़ाने पर बढ़ेगा और जो परिवर्तनशील लागत होगी उसमें घटाने पर जो सम विच्छेद बिंदु होगा वो भी घट जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम विच्छेद चार्ट में y अंश दर्शाता है। इन ब्रेक इवन चार्ट y एक्सेस रिप्रेजेंट्स विक्रय की मात्रा इकाइयों में, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स विक्रय का मूल्य रुपए में, वैल्यू ऑफ सेल्स इन रुपीस लागत एंड विक्रय रुपए में, कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीस उत्पादन का मूल्य रुपए में, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीस। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो सविच्छेद बिंदु होता है, तो आपको पता होगा जब किसी भी चीज़ को हम जो है फिगर में दर्शा रहे होते हैं, उसका ग्राफ बना रहे होते हैं, तो ओ एक्स वाई जो है ये अक्ष लिया जाता है। तो जो वाई अक्ष होता है तो वो वाई अक्ष पर हम क्या चीज़ को दिखाते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जो वाई अक्ष होगा वहाँ पर हम दिखाते हैं लागत और विक्रय रुपए में, कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। और जो ओ एक्स अक्ष बनाया जाता है उस पर क्या दिखाया जाएगा, उस पर विक्रय और उत्पादन की जो विभिन्न स्तर होते हैं, यानी जो यूनिट्स में जो होगा वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरदायित्व केंद्र में निम्न में से कौन सा केंद्र स्थापित नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बिक्री केंद्र सेल्स सेंटर, लाभ केंद्र प्रॉफिट सेंटर, व्यय केंद्र एक्सपेंडिचर सेंटर, विनियोग केंद्र इन्वेस्टमेंट सेंटर।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उत्तरदायित्व केंद्र बनाया जाता है तो वहाँ पर इसमें से कौन सा केंद्र स्थापित नहीं होगा उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर लाभ केंद्र भी होता है, व्यय केंद्र भी होता है और विनियोग केंद्र भी होता है। कौन सा नहीं होता? बिक्री केंद्र नहीं होता। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व लेखांकन को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज लाभदायकता लेखांकन, प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, क्रियाशीलता लेखांकन, एक्टिविटी अकाउंटिंग, ए एंड बी बोथ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो उत्तरदायित्व लेखांकन होता है उसे इन दोनों ही नामों से जाना जाता है, लाभदायकता लेखांकन भी और क्रियाशीलता लेखांकन भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के मध्य अंतर को कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट, डिफरेंशियल कॉस्ट, वेरिएंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है और जो हमने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई थी कि इतनी कॉस्ट आएगी, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा तो क्या कहलाता है। यानी कि हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया था, अब लेकिन हमने एक्चुअल में जो है जो कॉस्ट आई है हमारी उससे थोड़ी सी अलग आई है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो वो कहलाता है वेरिएंस, यानी कि विचरण कहलाता है कि जो हमने एक प्रमाप था उससे हम थोड़ा सा हट करके असली जो एक्चुअल में कॉस्ट आई वो थोड़ी सी अलग आई है, तो वो हो जाएगा विचरण, वेरिएंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाप लागत विधि में प्रमाप लागत की तुलना डैश से की जाती है। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद डैश, प्रगतिशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट, अनुमानित लागत, एस्टिमेटेड कॉस्ट, स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है कि जो प्रमाप लागत विधि होगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी, तो वहाँ पर जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए होते हैं तो उसका कंपेयर हम किसके साथ करते हैं, किस तरह की कॉस्ट के साथ करते हैं। तो वो हम करते हैं जो एक्चुअल कॉस्ट आई है उसके साथ। वहाँ वेरिएबल अलग से कुछ ना होगा, ना ही फिक्स्ड अलग से होगा, और सिर्फ आपको इतना देखना है एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप लागत विधि में शामिल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स द बजट लागतों का निर्धारण, सेटिंग ऑफ बजटेड कॉस्ट, माप लागत का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, अनुमानित लागत का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, उपयुक्त तीनों का निर्धारण, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो माप लागत होती है उसमें क्या क्या चीज़ों का निर्धारण या किस तरह की लागतों का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमाप लागत का होगा उसका निर्धारण किया जाएगा, ना कि बजट लागतों का करते हैं, ना ही उनको अनुमानित करते हैं, और तीनों नहीं होंगे। तो कौन सा आंसर सही होगा? प्रमाप लागत की बात हो रही है तो प्रमाप लागतों का ही निर्धारण भी करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन मूल्य नियंत्रण करने में, कंट्रोलिंग प्राइसेस, कार्यकुशलता मापने में, मेजरिंग एफिशिएंसी, लाभ वृद्धि करने में, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, हानियां कम करने में, रिड्यूसिंग लॉसेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रमाप लागत विधि है यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उससे हमें क्या बेनिफिट होता है या क्या हमको लाभ मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रमाप लागत विधि होगी हमें ये बताती है कि हमने कितनी कार्यकुशलता के साथ काम किया है। जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं तो कुछ पैमाने होते हैं, कुछ सोच करके, जो कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही तो डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाता है एक्चुअल में जो हमने कार्य किया है उस पैमाने के हिसाब से किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो इसका मतलब यही है कि हमारी एफिशिएंसी में अभी कमी है, हमें उस पर और काम करना चाहिए। तो किसको मापेंगे? वो मापते हैं एफिशिएंसी को, कार्यकुशलता को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमाप विद्यमान प्रमाप नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज नॉट करेंट स्टैंडर्ड? प्रारंभिक प्रमाप, इनिशियल स्टैंडर्ड, आदर्श प्रमाप, आइडियल स्टैंडर्ड, अपेक्षित प्रमाप, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, सामान्य प्रमाप, नॉर्मल स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो इसमें से कौन सा प्रमाप है जो कि विद्यमान प्रमाप नहीं कहलाएगा, वास्तव में विद्यमान अभी नहीं होगा, तो वो हो जाता है प्रारंभिक प्रमाप, इनिशियल स्टैंडर्ड। जो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किए थे या सेट किए थे वो प्रमाप आपके लगातार नहीं चलते रहते हैं, उसमें क्या होता है थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत प्रमाप स्थापित किए जाते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ए अल्पावधि के लिए शॉर्ट पीरियड, चालू अवधि के लिए करेंट पीरियड, अनिश्चित अवधि के लिए इंडेफिनिट पीरियड, अल्प एवं दीर्घ दोनों अवधि के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ पीरियड्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी आधारभूत प्रमाप होते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, वो किसके लिए बनाए जाते हैं, किस समय सीमा के लिए बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं अनिश्चित अवधि के लिए, इन्फिनिट पीरियड के लिए। कुछ हमने बेसिक स्टैंडर्ड अपने बना लिए, जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है वो तब तक वो स्टैंडर्ड हमारे बने रहेंगे। तो क्या होता है, वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए होते हैं, अनिश्चित अवधि के लिए होते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाप लागत होती है अ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज लागत जो अधिकतम लाभ प्रदान करती है, द कॉस्ट दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। आगामी समय के लिए लक्ष्य लागत, अ टारगेट कॉस्ट फॉर द पीरियड अहेड। विगत समय की औसत उत्पादन लागत, द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लास्ट पीरियड। वास्तविक लागत से सदैव ऊंची लागत, ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट। तो प्रमाप लागत क्या होती है?
लागत जो अधिकतम लाभ प्रदान करती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विगत समय की औसत उत्पादन लागत, नहीं, वो औसत होती है, एवरेज होती है। नहीं, वो ज़रूरी है कि वास्तविक लागत से सदैव ऊँची रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी वास्तविक लागत ज़्यादा होती है जब प्रभावी लागत से, तभी तो विचरण होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है क्या होती है, तो एक समय सीमा के लिए या आगे जो समय सीमा हमने डिसाइड की होती है, एक टारगेट पीरियड जो हमारा है उसके लिए हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया होता है, टारगेट रखा होता है कि हाँ इतनी लागतें हमारी आनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाएंगी, इससे ऊपर जा रही हैं तो हमें उस पर काम करना है, उसे नियंत्रण में लाना है, कंट्रोल करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड करी, तीनों में ज़्यादातर जितने भी आप लोगों के चैप्टर्स इसमें हैं उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, तो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ जो आपकी आएंगी वो आएंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर, उसके बारे में कि जो उसके जो भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर उसके इंपॉर्टेंट जो MCQs मैं लाने की कोशिश करूँगी, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, उसका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ शेयर किया करिए वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।